हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो लेक्चर नंबर 2 कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिसमें बेसिक टू एडवांस आपको बताया गया है, सिखाया गया है। तो हम उन पर बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट रूल हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं लर्न करने के लिए, ताकि आप इस सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से समझ सकें और उसके सेंटेंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विद नंबर, यानी कि स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया है, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी कि अगर एक वचन का सब्जेक्ट होगा, एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो एक वचन की वर्ब आएगी। जैसे ही एक वचन होता है तो ही के साथ एज आएगा। अब जैसे यू है, यू प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा। तो इस टाइप का ये बताया गया है इसमें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। अब जैसे यहाँ लिखा है काउ, काउ सिंगुलर है तो ईट्स सिंगुलर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा यस आता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। डक्स, डक्स ज़्यादा है तो प्लूरल हो गया, तो इसीलिए क्वैक, क्वैक माने जैसे वो चिल्लाती है, क्वैक क्वैक करके आगे बढ़ती हैं तो उनकी आवाज़ है। और हिंट्स, सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब हैव एन एस या एस, हम ये पहले से जान सकते हैं। तो सिंगुलर यस द वर्ब हैज एस, तो और सिंगुलर नो तो द एस हैज़ टू गो। इस पर आप ध्यान ना भी दें तो कोई नहीं, आप ये मान चलिए कि टेंस जैसे ही अगर आपको तैयार हैं तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी हम आगे चलते हैं। तो अभी यहाँ है, तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बाई वर्ड्स टू कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये कहते हैं कि आप कन्फ्यूज ना हो, क्यों, जब शब्द सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई सब्जेक्ट है ना, कोई चलो कोई दिक्कत नहीं इससे हमें। क्या जैसे ये लिखा है द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मानो कोई, ये इस समय आप इसमें देख सकते हैं जांच पड़ताल कर रहा है तो डिटेक्टिव एक जासूस है। हु वाज कॉल्ड टू द केस, जो केस की जानकारी कर रहा था, इज यूजली वेरी गुड, अच्छा होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कहता है कि बाई वर्ड दैट कम बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर कुछ शब्द आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, तो एडजेक्टिव के बारे में ये बता रहा है कि ये इसकी विशेषता है। तो हम इसे कह सकते हैं एडजेक्टिव, चूँकि कई वर्ड हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो आपको पता है एडजेक्टिव एक होता है एक वर्ड, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज आपको मैंने पढ़ाया है कि एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है वो कई शब्दों को मिलकर विशेषता को बताते हैं, तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेड में लिखा हुआ है ये इसकी विशेषता को बता रहा है। तो डिटेक्टिव हु वाज कॉल्ड टू केस, जो केस को सॉल्व करता है, देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है वह, तो इज यूजली वेरी गुड, अक्सर अच्छा होता है, ऐसा बताया। तो ये इसकी विशेषता हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रीपोजिशनल फ्रेज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब यूजुअली डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी कि प्रीपोजिशन तो होगा, प्रीपोजिशन जैसे कि ऑफ है, एट है, ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन जब ये 2-3 शब्दों के साथ आए, अब जैसे यहाँ लिखा है इन द रेस, इन द रेस, इस टाइप से, तो इनको कहेंगे क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। एक वर्ड आता है तो प्रीपोजिशन कहलाएगा, लेकिन जैसे ही वो 2-3 वर्ड को मिलाकर चलता है, जैसे यहाँ लिख दूँ मैं इन फ्रंट ऑफ, तो देखो 1 2 3 वर्ड को मिलकर एक ही अर्थ बनता है सामने, तो इसे कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ऐसे ही प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट, अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आए, अब जैसे ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, इनके बीच में आ गया ये, तो आए तो क्या होता है, यूजली डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट, तो उसे एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करना, यानी कि प्रभाव नहीं डालता, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। द बाइकर इन द रेस, तो रेस के अंदर जो बाइकर होते हैं होता है इज वेरी कॉम्पिटिटिव, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, जैसे आप देख सकते हो। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये बाइकर रेस में है तो ये इसकी जगह होगी, लेकिन बाइकर का ये भी है, यहाँ देखिए एक है सिमिलर, तो इसके हिसाब से एज आया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। दूसरा है द बाइकर्स इन द रेस आर वेरी कॉम्पिटिटिव, अब यहाँ बाइकर्स हैं ज़्यादा हैं, आप यहाँ देख सकते हो 2, तो आर आया है, तो बाइकर्स इन द रेस आर वेरी कॉम्पिटिटिव, तो यहाँ पर बाइकर्स में एस लगी है तो ये प्लूरल हो गया, और आर है यहाँ पर तो ये प्लूरल वर्ब हो गई, तो इसके हिसाब से आ गया आर। इन द रेस यहाँ पर भी जगह थी, यहाँ पर भी जगह थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ शब्द डाल दिया जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, आप ये नहीं कर सकते कि ये कैसा हो गया, गलत हो जाएगा, तो नेवर। ओके, आगे चलते हैं। अब है हमारा रूल नंबर 4, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद देयर और हेयर द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी द प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। ये कहते हैं कि अगर कोई सेंटेंस देयर से या हेयर से स्टार्ट होता है तो हमेशा जो वर्ब है वो क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ऐसे पहले आती है। तब जैसे यहाँ पर लिखो, देखो दिखता है देयर इज ए मीटिंग, तो एक मीटिंग है उसी के आगे रख दिया ये मीटिंग, ये कहता है देयर इज ए मीटिंग टुडे, आज मीटिंग है,
हेयर आर द रिजल्ट, यहाँ पर रिजल्ट दिए गए हैं फ्रॉम द पास्ट मंथ, पिछले महीने के। तो यहाँ पर रिजल्ट में एस लगा है, तो इसका मतलब ज़्यादा है लोगों के होंगे, इसीलिए आर आया। भाई रिजल्ट यहाँ देखो एस, तो इसके अकॉर्डिंग आर आया है। और यहाँ पर मीटिंग है एक, तो इसके हिसाब से एज आया है। तो अब आप कंफ्यूज मत होना। अगर ऐसा महसूस हो कि यहाँ पर देयर है एयर है, ये कोई सब्जेक्ट तो होते नहीं, ये कैसे किया जाए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा के लिए याद रख लेना कि कोई भी चीज़ अगर काम ना कर रही हो, केवल पोजीशन बताई जाए। जैसे कि एक घर है, जैसे कि एक घर है, एक घर है, तो अब ये नहीं बता रहे कि ये घर क्या कर रहा क्या नहीं, तो केवल पोजीशन बताई जा रही। तो आप इसे ऐसे बना सकते हो कि देयर इज ए हाउस, बस। तो देखो हाउस एक है, तो इसके हिसाब से एज आया। देयर का कोई मतलब नहीं होता है जब वो आगे लिखा जाए सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट हमारा पीछे ही होता है देयर वाले सेंटेंस में। तो आप ऐसा कभी नहीं सोचना है। तो जैसे एक शेर था, तो कैसे बनाएंगे, देयर वाज आ लॉयन, ऐसे बनाएंगे सेंटेंस। तो ये कोई काम नहीं करे, केवल पोजीशन बताई जा रही। और कह सकते हैं कि जैसे एक राजा था, तो हम क्या कहेंगे, देयर वाज आ किंग, एक राजा था, ठीक है। 4 लड़के हैं, तो देयर आर 4 बॉयज़, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आर बॉयज़ के अकॉर्डिंग आया, बाज किंग के अकॉर्डिंग आया। तो देयर वाले सेंटेंस में कंफ्यूज ना हो, इसमें हमेशा पोजीशन बताई जाती है और कुछ नहीं, आसान है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। रूल नंबर 5 कहता है सब्जेक्ट कैन कम आफ्टर द वर्ब इन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद आ सकता है। तो आप यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों में, सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और सब्जेक्ट पीछे आता है। ये हम लोग सब टेंस में खूब अच्छे से पढ़े हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है और वर्ब इसकी आगे आ गई। यहाँ पर बॉस को स्टिक्स, ये WH वर्ड वाला है और कुछ नहीं, ये ज़्यादा है तो आर आगे आ गई। तो ये WH वर्ड वाले सेंटेंस जो होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से आगे आती है। तो जैसे अगर हम कहें डू यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, तो क्या आप स्कूल जाते हो, तो एक तरह से मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आगे इस्तेमाल हुई है कि नहीं। ऐसे ही आर दे प्लेइंग ए मैच, प्लेइंग आ मैच, तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये दे प्लूरल है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आया, सिंपल थिंग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसे सेंटेंस में ये होता है। आगे चलते हैं। अगला कहता है इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड एंड दे टिपिकली रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये होता है कि जब 2 सब्जेक्ट एक साथ जुड़े, जैसे अगर मैं ये कहूँ एंड से जुड़ रहे हैं, जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, ऐसे मान लेते हैं। अब ये 2 आदमी हो गए, तो ये 2 आदमी प्लूरल होगा कि नहीं, बहुवचन, तो कहेंगे आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो जब 2 लोग एंड से जुड़ते हैं, 2 लोग, तो